दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम है। अब हम क्या है लगातार इसकी तैयारी करेंगे। ओके, तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम ओके क्रम से 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ में आपके कवर कराऊंगा। ओके, तो और वो भी आपके है जो 2 नंबर वाले हैं वो पार्ट वाइज पार्ट आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस बार 3 अंकी वाले भी देखेंगे, 4 अंकी वाले, क्रम से क्या तैयारी करते जाएंगे। ओके, जो सभी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको दोस्तों क्या है क्लास 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आपको क्रम से वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। तो अगर मेहनत, अच्छी सोच और ना हार मानने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने घुटने टेक देती है। क्रम से देखते जाते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों आपको क्रम से वीडियो को देखते देखते क्या है सॉल्यूशन आप तैयार करते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक वाला तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, यानी मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ के रखना है। ओके, वैसे अब अंतर तैयार कर ले तो विशेषता अपने आप तैयार हो जाएंगी। पहला है हमारा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, इसमें किसी भी टॉपिक की एक इकाई की बात की जाती है, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक परिवार की बात हो रही है, यहाँ जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कहा जाए तो पूरी समाज की बात होगी, लेकिन व्यष्टि में केवल एक इकाई यानी एक परिवार की मान लीजिए बात हो रही है। इस तरह से तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तित्व या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, पहली विशेषता है। दूसरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग बाजार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए से अर्थव्यवस्था का छोटा भाग भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था का छोटा भाग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि दोनों आप ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अंतर तैयार कर लेते तो आपका क्या है टॉपिक भी आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए आप ये तैयार कर लेते पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता पूछे तो ये आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता पूछे 2 पॉइंट लिख सकते हैं, अंतर पूछे इस प्रकार से आप क्या है लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हमारा ये अंतर दिया हुआ है कि देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है व्यक्तित्व इकाइयों का कि आर्थिक संबंधों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समष्टि में क्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था ली जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है, इसमें एक इकाई और समष्टि में क्या संपूर्ण। ओके, इकाई व्यष्टि मतलब होता है सूक्ष्म, ओके, और समष्टि यानी होता है व्यापक। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग के उत्पादन तथा कीमत का निर्धारण से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा समान कीमत स्तर के निर्धारण से होता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औसत उत्पाद किसे कहते हैं। औसत उत्पाद क्या है, कुल उत्पाद को श्रम इकाइयों से भाग दिया जाए तो प्राप्त जो हमारा उत्पाद होता है औसत उत्पाद कहलाता है। क्या याद रखना है, कुल उत्पाद को श्रम इकाइयों से भाग देना है। कुल उत्पाद को श्रम इकाइयों से भाग दे रहे हैं तो जो हमारा प्राप्त होगा उत्पाद वही हमारा औसत उत्पाद कहलाएगा। नेक्स्ट है कुल लागत किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। तो किसी वस्तु के कुल उत्पादन में जो धन व्यय किया जाता है वो कुल लागत कहते हैं। ओके, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो कहीं मेरी इसमें कुल लागत इतनी आई है, यानी उस काम में हमें जितनी प्रकार के और भी जितने भी इसमें लागत आई है वही में क्या है कुल लागत कहलाएगी। तो किसी वस्तु के कुल उत्पादन में जो धन व्यय कर रहे हैं वो हमारी कुल लागत कहलाती है। आदर्श हाथ किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है आदर्श हाथ वाला। ओके, तो आदर्श हाथ कहलाता है अप्राप्य बाजार बल जो मुक्त बाजार में माल की मांग और आपूर्ति को स्वचालित रूप से संतुलन तक पहुंचाने में मदद करता है, आदर्श हाथ कहलाता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है या एक वाक्य में आते हैं तो 2 लाइन में आपको तैयार करके रखना है। अब समझाने के लिए इससे लंबा भी आपका टॉपिक हो सकता है, लेकिन जितना मैं आपको बता दूं पेपर में सेम आपको उसी बार से लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रम का सीमांत प्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। तो श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे और अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत प्राप्ति या सीमांत उत्पाद का गुणनफल के बराबर होता है। इसे श्रम का सीमांत प्राप्ति उत्पाद कहते हैं। ओके, श्रम की अतिरिक्त लागत का यहाँ जैसे क्या लिखा हुआ, श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अगर हम कहें जैसे हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम ज्यादा लोग काम कर लें, मान लीजिए टीम में अभी मेरे 3 लोग काम कर रहे हैं तो मैं 4 लोग कर दूं या 5 लोग कर दूं। ओके, और टीचर काम करने लगे मान लीजिए। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा जो लाभ और बढ़ जाएगा। ओके, इस बार से तो जब हम इकाइयों बढ़ कर रहे हैं, ओके, अतिरिक्त श्रम की इकाइयां बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या लाभ भी बढ़ जाता है। तो वह सीमांत प्राप्ति तथा सीमांत उत्पाद के गुणनफल के बराबर होता है, श्रम का सीमांत प्राप्ति उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो आपको निम्नतम निर्धारित कीमत वाला है, एक साथ ही उच्चतम निर्धारित कीमत है, दोनों आपको तैयार करके रखना है। निम्नतम निर्धारित कीमत होता है किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित कीमत या कीमत तलबी कैसे है। देखिए कोई वस्तु होती है तो सरकार अपनी तरफ से क्या है उसकी न्यूनतम एक उसकी प्राइस कीमत फिक्स कर देती है, वही हमारी क्या है निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाती है।
यह साम्य कीमत से अधिक होती है। उदाहरण के लिए से कृषि का समर्थन कीमत कार्यक्रम है या न्यूनतम मजदूरी विधान है, ये सब न्यूनतम निर्धारित कीमत के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, तो जब किसी वस्तु की बाजार पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक हो जाती है, जब क्या बाजार पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक हो जाए तो इस अधिपूर्ति कहा जाता है। ओके, यह कहानी कहा जाता है इस पार से। यह संतुलन कीमत से अधिक कीमत होता है और इसे ही क्या है, अप्रभावी मांग भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हम कब कहते हैं, जब बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति हो जाती है। तो जब क्या होता है, जब किसी वस्तु की बाजार पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया है। तो कब किया गया था, तो याद रखिएगा इस सन में आपको किया गया था 1948-49 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ओके, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO उत्पादन की तथा आय के आधार पर किया जाता है। इसकी स्थापना भारत में 2 मई 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है, ओके फैक्टर टाइप के हैं, बस एक बार पढ़ के आपको रखना है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा लिखिए। राष्ट्रीय आय की क्या अवधारणा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा है आपका साधन उत्पाद पर राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद पर व्यक्तित्व आय। ये आपकी राष्ट्रीय आय की क्या अवधारणा है ये सब। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP क्या होता है। तो आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP एक वर्ष में चालू उत्पादन से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का बाजार मूल्य पर कुल माप है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होता है। जैसे मुद्रा की परिभाषा लिखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्या है आपके 3 नंबर के लिए हम क्या है, मुद्रा की कार्य देखिए। 2 नंबर में भी आ सकता है, मुद्रा की कार्य जरूर तैयार करके रखना है। 2 नंबर 3 नंबर में भी आपका आ सकता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या है आपका 2-3 बार आ चुका है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको मुद्रा की परिभाषा याद कर लीजिए। मुद्रा की 2 परिभाषा, पहले तो आपका हार्टले बिदरा के अनुसार दी है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ओके, दूसरा है आपका सेलिगमेनियन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्वग्राह्यता प्राप्त होती है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज दी है। नेक्स्ट है उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, तो इसके बारे में दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। देखो कि स्क्रीनशॉट आपके लिए एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो वह फलन जो आय तथा उपभोग व्यय के बीच संबंध बताता है उपभोग फलन कहलाता है। सिंपल है, वह फलन जो आय और उपभोग में व्यय के बीच संबंध बताए उपभोग फलन कहलाता है। और ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, जिसमें आपका C आपका उपभोग व्यय है, F आपका क्या है फलन है और Y आपका क्या आय है। नेक्स्ट अतिरिक्त या अत्यधिक मांग से क्या तात्पर्य, इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहलाता है, अतिरिक्त मांग या अत्यधिक मांग। जब स्थिर कीमत पर उपलब्ध उत्पादन की तुलना में अपेक्षित व्यय बढ़ जाता है तो इसे हम क्या है अतिरिक्त मांग की स्थिति कहा जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एकदम रटा होना चाहिए क्वेश्चन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो क्या होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहती है। ये लाइन मतलब इतना बस याद कर लीजिए, 2 नंबर के लिए हो जाता है आपका। आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह क्या बढ़ी हुई आय का भाग होता है जो क्या उपभोग पर खर्च किया जाता है। उपभोग में परिवर्तन डेल C को आय में परिवर्तन या डेल जो आपका चिन्ह बन रहा है त्रिभुज का, ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ओके, इस बार से दिया हुआ सूत्र आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट में रहेगा ये MPC इक्वल टू होता है आपका डेल C अपॉन डेल Y। ओके, ये डेल यहाँ आपको परिवर्तन को दर्शा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट में आपके सूत्र पूछा जा सकता है। निवेश किसे कहते हैं, तो उत्पादकों के पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या निवेश कहते हैं। उत्पादकों के पूंजी स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहते हैं, इसे पूंजी निर्माण को ही कहा जाता है। पूर्ण रोजगार संतुलन हम किसे कहते हैं, तो वह स्थिति जिसके अंतर्गत समस्त व्यक्तियों को उनकी पारिश्रमिक दर पर रोजगार उपलब्ध होता है, उसे पूर्ण रोजगार के संतुलन कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है पूर्ण रोजगार के संतुलन में क्या सभी लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा कि 70 इस पार से आता है। यहाँ इसका तो मतलब है कि जितने भी लोग भी काम कर रहे हैं, जितने इसके अंदर जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके पारिश्रमिक दर का रोजगार उपलब्ध है, पारिश्रमिक दर पर रोजगार उपलब्ध है, वो आपका कहलाएगा पूर्ण रोजगार संतुलन। ओके, इस प्रकार से ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं सभी को रोजगार मिले, वो आपका पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं है। जैसे गुणन किसे कहते हैं, तो गुणन आपका क्या होता है, विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के बीच परिणात्मक संबंध गुणक कहलाता है। ये आपका गुणक हो जाता है। 2 नंबर में जिस हिसाब से जैसा पेपर लिखना है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको 1-2 लाइन में उत्तर दिए हैं। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बाजार अर्थव्यवस्था, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। याद रखिएगा, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। फिर संतुलन कीमत किसे कहते हैं, तो वह कीमत जिसमें मांग तथा पूर्ति में आपस में बराबर हो जाए, वही आपकी संतुलन कीमत कहलाएगी। जो जितनी इसकी मांग आ रही है उतनी उसकी क्या पूर्ति हो रही है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई हो रही है, वो आपकी बराबर आ रही है, वह उस कीमत को हम क्या कहते हैं, संतुलन कीमत कह पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में कोई 2 अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो क्या होता है हमारा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में? इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों का स्वतंत्र अंतःक्रिया का अभाव होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रियाओं का पूर्ण वर्चस्व होता है। अब केंद्रीय योजनाबद्ध में इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन समाज के कल्याण के उद्देश्य किया जाता है। क्योंकि क्या है? केंद्रीय योजनाबद्ध है। केंद्रीय यानी याद करके रखिए केंद्र से, ओके, केंद्र यानी सरकार से, तो सरकार सरकारी है, इसलिए इसमें क्या सरकार का स्वामित्व होता है। केंद्रीकृत यानी केंद्र सरकार से, ओके, सरकार से, केंद्रीकृत से सरकार, यानी इसमें उत्पादन के कारकों में सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व तो वो क्या है? समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बाजार में क्या होता है? निजी होता है, ओके, निजी स्वामित्व होता है और इसका उत्पादन केवल लाभ के उद्देश्य किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है तो लाभ के लिए कर रहा है, तो सरकार काम करेगी तो क्या जनहित के काम करेगी, इस टाइप से। लाभ किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। लाभ अपना प्रॉफिट क्या है? तो आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है, जिसे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है तो फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त होती है। आगम तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का क्या है? लाभ कहते हैं। सीधा प्रॉफिट है, यानी आप अगर कोई सामान बनाते हैं, मान लीजिए घर में आपने कोई सामान बनाया, ओके, मान लीजिए घर में आप क्या पेप्सी बनाते हैं, ओके, पेप्सी आपने बनाते हैं तो आपको उस बनाने में लागत उसकी 5 रुपए आई, लेकिन आप बाजार में जाकर उसे क्या है 10 रुपए में बेच देते हैं। 10 रुपए आपने बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो 5 रुपए का आपका सीधा प्रॉफिट होगा। तो अब ये नॉर्मल भाषा, ये जो आप सबको जानते हो प्रॉफिट क्या होता है, बस अब इसमें इस बार से बताया जा रहा है कि आगतों को प्राप्त करने के लिए, यानी ओके, एक फर्म उसके लिए कुछ देना पड़ता है, यानी आपको प्रॉफिट कमाने के लिए, ओके, आपको कुछ ना कुछ उसमें लागत लगानी पड़ेगी, ओके, उसे हम क्या उत्पादन लागत कहते हैं। जब एक बार निर्गत उत्पन्न हो जाता है, यानी कोई आइटम हमारा बन जाता है, तो फर्म उसे क्या बाजार में बेच देता है। जैसे हमने पेप्सी का एग्जांपल लिया, हम उसे बाजार में बेच देते हैं तो आगत प्राप्त हो जाती है, कुछ में क्या है पैसे मिलेंगे, जिससे हमें 10 रुपए हम मिल जाते हैं। तो आगत और लागत में, यानी हमारा 10 रुपए का आगत आई है, ओके, लेकिन हमारी लागत कितनी थी? लागत 5 रुपए थी, तो उसके बीच डिफरेंस कितना है? 10 और 5 में डिफरेंस 5 रुपए है, तो यानी वही हमारा प्रॉफिट हो जाता है, ओके। बस ये इकोनॉमिक्स में होता क्या है, चीजें बहुत ज्यादा आसान होती हैं जब आपको समझ में आ जाती है, बस लैंग्वेज इतनी इसमें डिफिकल्ट होती है, ओके, कि दिक्कत हो जाती है, तो वही छोटी आसान चीज भी क्या कठिन लगने लगती है लैंग्वेज के कारण, ओके। नेक्स्ट, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत में दो अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस में आ चुका है। स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तनशील लागतों का संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों से होता है। स्थिर लागत का संबंध स्थिर साधनों से, परिवर्तनशील लागत का संबंध परिवर्तनशील साधनों से। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन की मात्रा परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील लागतों पर इसका परिवर्तनशील लागतों में भी परिवर्तन हो जाता है, ओके। तो इस बार से दिया हुआ है 2 नंबर के लिए आपको 2 पॉइंट तैयार करके रखना है। तो इस बार से हमने टॉप 25 क्वेश्चन बताए 2 नंबर वाले, ओके। ऐसा नहीं कि अब 2 नंबर खत्म हो गए, भी हमें और प्रैक्टिस करनी है और तैयारी करनी है, लगातार मेरे साथ तैयारी करते जाइएगा। अपने 3 नंबर 4 नंबर वस्तुनिष्ठ हम सबसे देखेंगे, ओके। वस्तुनिष्ठ भी क्या है साथ साथ लेके चलूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।